नाजरीन आदाब। सियासत हर जगह होती है, हर मंजर में होती है। सियासत हर मोहल्ले, हर गली, हर घर में होती है। सियासत हर इदारे और हर दफ्तर में होती है। सियासत चश्मे जाना सीना दिलबर में होती है। मगर बाई हमा हम ये गवारा कर भी सकते हैं, घड़ी भर को सियासत से किनारा कर भी सकते हैं। तो नाजरीन, घड़ी भर का ये दौरानिया हम नो पॉलिटिक्स की सूरत में आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम किसी एक सियासतदान को सियासत के बेसुकून माहौल से अपने स्टूडियोज़ के पुरसुकून माहौल में गुफ्तगू की सहमत देते हैं और हम उनसे वो सवालात पूछते हैं जिनका ताल्लुक उनकी सियासियात की बजाय ज़ाती ज़िंदगी से होता है। क्योंकि आप सब भी ये जानना चाहते हैं कि अपनी तकरीरों में अवाम के लिए तारे तोड़ने वाले और दूध की नहरें बहाने वाले ये सियासतदान अपनी आम जिंदगी में कितने पुरजोश और कितने पुरज़्म हैं। हमारी आज की शख्सियत का ताल्लुक मुस्लिम लीग से है, वफाकी वजीर माहौलियात हैं। आइए उनसे मिलते हैं। फैसल सालेह हयात जी। फैसल, आप कैसे हैं? जी बहुत मेहरबानी। आप बहुत नौमरी से ही सियासत में आ गए थे। सियासत आपके खून में शामिल है, सियासत आपके नजरियात में शामिल है, गोया सियासत आपका ओढ़ना बिछोना है। लेकिन अगर आप सियासत से हटकर अपना जायजा लें तो आप अपने आप को कहां पाते हैं? आपने तो इकट्ठे इतने कंदील सवाल कर दिए कि इनका जवाब मुख्तसर मैं ऐसे दूंगा कि सियासत में मेरा आना आप समझ वो उस वक्त का तकाजा था। मैंने एक इम्पल्सिव फैसला कर लिया कि मैंने सियासत में आना है। उस वक्त जब मैं यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ तो मेरे सामने बहुत सारे और भी एवेन्यूज़ थे, फ्यूचर के कोर्सेज थे। बट अब मैं उसकी डिटेल में जाए बगैर आपको मैं यही कहूँगा कि बस किस्मत में था कि मैंने आना है सियासत में। उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, मेरे अपना इलाका, मेरे हल्का, मेरी फैमिली बैकग्राउंड, फिर जो मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में रहा था और उस ज़माने में भी मेरे अंदर छोटा सा सियासत का कीड़ा था। अच्छा। मैंने स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन कंटेस्ट किए और इस हवाले से। अब मैं अब ये तो नहीं कहूँगा कि सियासत मेरा ओढ़ना बिछोना है, बट ये इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि एक लंबा एक सफ़र मैंने तय किया है सियासत में और सियासत ने मुझे बहुत कुछ दिया है जी। रिकग्निशन दी है मुझे और बहुत कुछ दिया है जी। एक बड़े मुल्क में अंदर बाहर एक्सपोजर दिया है। मेरी जो जहन की जो बिल्डअप है, जो पर्सनैलिटी का जो मेरा जो मैच्योरिटी है, उसको डेवलप करने में इस सियासत ने एक बहुत सारा रोल अदा किया है। बेपनाह मुझे दोस्त मिले हैं, कुछ थोड़े से दुश्मन भी इसमें बने, तो यानी दुश्मन से मेरे वादे मुखालिफ जो हैं। तो ओवरऑल पिछले 30 साल का जो सफ़र मेरा सियासत का है, अल्लाह का करम है जी। मैं तो खासा उसमें मैं मुतमईन हूँ। लेकिन आपने अपने अभी आगाज़ में जो बात कही थी कि ये तो नो पॉलिटिक्स है, तो यकीनन सियासत से तो हम हटके ही हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये सवाल मैंने इसलिए किया है कि हम ये जानना चाहते हैं, बल्कि मेरा सवाल पे आपने थोड़ा सा गौर नहीं किया। मैंने पूछा सियासत से हटकर अगर आप अपने जायजा लें तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है सियासत के अलावा भी। जी वो बताइए। मेरी अपनी लाइफ में देखिए, एक मेरी देखिए सियासत तो एक प्रोफेशन है जिसको हमने अडॉप्ट कर लिया, बट अपनी एक ज़िंदगी, एक लाइफ भी है। अब वो लाइफ जो है वो मेरी अपनी ज़ात की भी है, उसका ताल्लुक मेरी फैमिली के साथ भी है, मेरे हल्के अहबाब के साथ भी है, और मेरा एक अपने इलाके में एक रूहानी ताल्लुक है उन लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ भी है, और मेरा एक अपना एक हल्का है अहबाब का, दोस्तों का, उसके साथ भी है। तो सियासत को अगर आप निकाल दें मेरी ज़िंदगी से तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक और एक हल्का है, एक वास्ट फील्ड है जिसको मुझे जिस पे मैं समझता हूँ कि मेरी खुश नसीबी है कि ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ मुंसलिक हैं, मेरे साथ मेरे उनके साथ दोस्ती हैं, मेरी रिश्तेदारियाँ उनके साथ हैं, मेरे उनके साथ ताल्लुक़ हैं, जिनकी बना पर मैं ज़िंदगी का आगे का जो सफ़र है बहुत अच्छे अंदाज में और इंतहाई इत्मीनान के साथ और कामयाबी के साथ मैं गुजार सकता हूँ। फिर तो आप बहुत कामयाब इंसान हैं कि आपके पास इतनी खूबसूरत ऑप्शन भी मौजूद है। आप मुझे ये बताइए कि आप
किस तरह के मिजाज के मालिक हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं या कूल माइंडेड हैं? बहुत 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 मुश्किल सवाल है ये तो आप बजाय मुझसे सवाल करने के ये उन लोगों से पूछें जो कि जिनका मेरे साथ उठना बैठना है, तो शायद आपको बेहतर। लेकिन हम अपने प्रोग्राम में ये चाहते हैं कि हम बहुत से सच आपके मुंह से सुने। कई दफा मैं शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो जाता हूँ, कई दफा। अच्छा, किस बात पे? मैं बाय नेचर, ऑल्दो मुझे होना नहीं चाहिए, बट मेरे की ये वीकनेस है। मैं एक परफेक्शनिस्ट हूँ। एटलीस्ट मैं एक परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करता हूँ कि हर चीज ठीक होनी चाहिए। आपका स्टार क्या है? कैंसर। कैंसर, अच्छा। कैंसर वाले तो बड़े सेंसिटिव होते हैं। यकीनन वो भी हूँ, बिल्कुल। मैं अच्छा। मेरी में वो हसासियत जो है, सेंसिटिविटी बिल्कुल है वो। अच्छा। तो जब काम मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं होते हैं ना कोई, जी जी, जिस तरह मैं चाहता हूँ, जी जी, तो फिर मुझे खासी वो एक तकलीफ होती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। ये तो एक नेचुरल बात है, होना भी चाहिए। इसलिए तो नहीं, ये मैं समझता हूँ कि मेरे जिस फील्ड में मैं हूँ वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। हाँ, सियासत में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए वहाँ पे, वरना एडमिनिस्ट्रेशन में ये खूबी बहुत काम आती है। क्योंकि लोगों को आपको इकट्ठा करके उनको इंस्पायर करने की जरूरत होती है। उनको आप कॉन्फिडेंस दें, उनको मोटिवेट करें। चले, इनसे हटकर, कामों से हटकर, तो आप का कैसा मिजाज है? नॉर्मल। अच्छा, फ्रेंडली है, बड़ा लेट बैक सा, बड़ा वो कोई, यानी मैं एक पूरा दिन बिल्कुल ही मैं बैठकर लेटकर ये किताब पढ़कर गुजार सकता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल ही वो अपना, जिसको कहते हैं ना, हर किस्म की वरीज से या हर किस्म के ये प्रेशर से बिल्कुल, मतलब दोस्तों से जब आप या रिश्तेदारों से मिलते हैं तो बड़े आप कूल माइंडेड और इस तरह का, और बड़ा खुला डोला जिसको कहते हैं। अच्छा, ठीक है। उस तरीके से अपना। अच्छा, ये बताएं, बचपन कैसा था? आम बच्चों जैसा या थोड़ा मुख्तलिफ? नहीं, बिल्कुल आम, टोटली बिल्कुल आम। झाड़े भी खाते थे वालिदैन से, लड़ाइयाँ भी होती थी, ठीक है जी। दोस्तों के साथ भी एक बड़ी अच्छी क्वेश्चन थी, दोस्तों के साथ भी लड़ाइयाँ होती थी। अच्छा, ठीक है। तो हर किस्म की। खेलकूद पे ज्यादा ध्यान था या पढ़ाई पर? खेलकूद पे। तो दौरान तालीम आप किस तरह के स्टूडेंट थे? एवरेज। अच्छा, वो बुकवर्म नहीं थे, किताबी कीड़ा जो थे? नहीं, मैं किताबी कीड़ा कभी भी नहीं मैं बन सका। अच्छा। और ना ही मेरी कभी ये टेम्परामेंट था कि मैं कभी किताबी कीड़ा बनूं। आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट। अच्छा। तो बस ये था कि चंद मेरे सब्जेक्ट जो थे वो फेवरेट होते थे, उनमें मैं कोशिश करता था कि अपने आप को एक्सेल कर सकूं, बट ओवरऑल ठीक था, एक नॉर्मल जिस तरह एक लड़के का। अच्छा, वैसे आप क्या समझते हैं, आप तन्हाई पसंद है या दोस्तों की महफिल में बैठना ज्यादा पसंद करते हैं? मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा, ठीक है जी। अगर मूड हो इस किस्म का कि आपने आधा घंटा 2 घंटे बिल्कुल ही कट ऑफ रहना है, तो फिर तन्हाई। अच्छा। वरना मुझे पसंद है दोस्तों की महफिल, वहाँ पे गपशप हो, हर किस्म की वो, मतलब वैरायटी होनी चाहिए थोड़ा। किसी की लेग पुलिंग कर रहे हैं हम, जो हमारे और खासतौर पे क्लोज फ्रेंड्स में देखें, ये जब तक आप ना करें ना, तो हम सारे इंसान हैं, हमारे अंदर एक नफ्सियात है, एक साइकी है, तो आपकी वो जो साइकी है ना, वो बिल्डअप नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है। लेकिन जब तक आप वो अपने आप को बिल्कुल, यू शुड लेट योरसेल्फ गो, ये है कि हाँ, और वो तभी हो सकता है जब आप अपने उन क्लोज दोस्तों में बैठे हो जहाँ पे आप नो होल्ड्स बार्ड किस्म गुफ्तगू करें। वहाँ पे खुला डोला माहौल है जी, कोई ये नहीं कह रहा है कि जी आपकी फलाने की ये पोजीशन है, फलाना नीचे ऊपर, आप बराबरी सतह पे कोई आपको कुछ कह रहा है, कुछ हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि आपके नजदीक जिंदगी क्या है? बहुत, ये तो आपने बहुत बड़ा मुझे एक किताबी और फिलोसॉफिकल सवाल कर दिया मुझे। जिंदगी मेरे नजदीक, अगर आप एक लफ्ज़ से मुझसे पूछें तो जिंदगी एक मोहब्बत करने वाली चीज़ है, अल्लाह ताला की इनायत करदा सबसे बड़ी एक गिफ्ट है। अपने आप से मोहब्बत करने वाली चीज़ है या दूसरों से मोहब्बत करने वाली? अपनों से भी जी, और खुदा की मखलूक से भी, दोनों के साथ आप जिंदगी का ना, छोटी सी जिंदगी है, इसमें नफरतें, कदूरतें और ऐसी चीज़ें अगर आप जिंदगी में लेके आएंगे तो इतनी छोटी सी जिंदगी में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि इंसान को कितना वफादार होना चाहिए? डिपेंड करते हैं वफादारी किसके साथ आपने मुंसलिक कर दी है। ठीक है जी। मैं समझता हूँ कि वफादार आपको सबसे पहले अपने ज़मीर के साथ, अपने कॉन्शियस के साथ होना चाहिए, ताकि आप ज़िंदगी में जो काम भी करें, कारोबार करें, नौकरी करें, सियासत करें, पढ़ाई करें, खेल कूद में हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो, आपकी जो इनर कन्विक्शंस हैं आपकी, उसके साथ
आपको मुकम्मल तौर पे वफादारी करनी अच्छा, चाहिए। कहाँ तक साथ चलते हैं? वफादारी नहीं, वफादारी ही आ जाता है, लेकिन कहाँ तक साथ निभाते हैं? जिस हद तक मुमकिन हो। अब ये कहना कि जी मतलब खुद नहीं छोड़ते या खुद भी छोड़ देते? मेरा अपना नेचर ही है कि मैंने आज तक कभी किसी को नहीं छोड़ा। अच्छा, ये बताइए, क्या दोस्तों को आजमाना चाहिए? हाँ, अब ये देखें ना, ये एक बड़ा एक उस किस्म का सवाल है जिसका जवाब देना जो है, मैं इसको इस तरह कहूँगा कि जिन लोगों पे आपको अंधा यकीन है या आपको यकीन है, उनकी आजमाइश की आपको ज़रूरत ही नहीं है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि दुनिया में आजमाइश हर इंसान की खुद ब खुद हो जाती है, एक नेचुरल प्रोसेस है, एक कुदरती अमर है। जैसे आप ज़िंदगी गुजारते हैं ना, आपके हमनवा, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके अहबाब, उन सब का टेस्ट जो है वो तो आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन वाकई अगर आप जब तक किसी को खुद आजमाएंगे नहीं, आपको पता भी नहीं चल सकेगा कि कोई आपके साथ कितना सिंसियर है। मुझसे अगर आप पूछें जी, तो मैं तो वन वे ट्रैफिक में बिलीव करता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं तो जिसके साथ सिंसियर हूँ उसके साथ मैं बिल्कुल सिंसियरिटी से चलूंगा। मैं उसको कभी आजमाने की कोशिश दानिशा तौर पे नहीं करूंगा। अच्छा, चलें, ये तो पता चल गया। जी। ये बताइए, आप कितने बहादुर हैं? अब बहादुरी भी जो है ये भी एक ये रिलेटिव टर्म है। हाँ, बड़ी बड़ी रिलेटिव टर्म है। अगर आप मेरी कुछ सियासत को मद्देनजर रखकर देखें जी, तो मैं समझता हूं कि मैं बहादुरी की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं साबित करने की बात जरूर करूंगा, क्योंकि बहुत बहुत मुश्किल वक्त आए हैं मेरे सियासी कैरियर में, और अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी कि मैं साबित कदमी से मैंने उनको अबूर किया, और मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया अपनी ज़िंदगी में जिससे मैं पशेमान हूँ या जिससे मेरा जो ज़मीर है वो मुतमईन ना हो। ये बताएं कि नापसंदीदा लोगों की बातों का सामना करने पर कितनी बर्दाश्त का मुजाहरा करते हैं? बहुत कम। अच्छा। ये बताएं कि नफरत किससे की? नहीं, नफरत किसी से नहीं की। मैंने आपको पहले कहा ना कि वो मेरे अंदर वो जो है वो हिस्से मेरे अंदर नहीं है कि बुरे लगते हैं लोग मुझे। लेकिन कहते हैं कि जो इंसान मोहब्बत करना जानता है वो नफरत करना भी जानता है। मैं कभी एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूँ। अच्छा, एक्सट्रीमिस्ट देखे ना, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। अच्छा, देखे ना, मोहब्बत की भी एक्सट्रीम है। आप अगेन यू नो, मोहब्बत एक रिलेटिव टर्म है, आप किस लेवल तक जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक्सट्रीम जो है वो मुनासिब नहीं है दोनों एतबार से, मोहब्बत के एतबार से भी, और तो कई लोग जाते हैं एक्सट्रीम में मोहब्बत में, ठीक है ना। तो आप नफरत पर यकीन नहीं रखते? नहीं, नफरत में यकीन नहीं रखता, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आप सच कितना बोलते हैं? कोशिश तो करता हूँ कि जितना सच बोल सकूँ मैं बोलूँ। मैं अब दानिशा तौर पे कभी किसी को मैंने अंधेरे में रखने की आज तक कोशिश ही नहीं की। उसकी वजह यह है कि आपने खुद वो मिसाल सुनी कई दफ़ा कि सच के झूठ के पैर नहीं होते। तो मैं जिस किस्म की लाइफ में हूँ, एक तो मेरी सियासी लाइफ है ना, एक मेरी जो ज़ाती लाइफ है, उसमें मेरे यानी अल्लाह ताला ने, मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे खुदा ने बड़ी इज्जत दी है। तो अगर मैं झूठ बोलना शुरू कर दूं तो वो जो एस्पेक्ट है ना, वो जो मेरी जो खुदा ने मुझे एक रुतबा इज्जत दी हुई है, वो कॉम्प्रोमाइज होगा। अच्छा, ये बताइए कि रहम दिल हैं या सख्त दिल के मालिक हैं? नहीं, मैं सख्त दिल कतई नहीं हूँ। मेरा मिजाज भी बड़ा नर्म है, और मेरा वो दिल भी जो है ना बड़ी बहुत ही वो रहम दिल कह लें आप उसको, आप कह लें जी, कंपैशनेट कह लें। ये बताइए कि जिंदगी के बेशतर फैसलों में दिमाग से काम लेते हैं या दिल से? एक जमाना था जब दिल से लिया करता था। अच्छा। वो जमाना तो बहुत खूबसूरत होगा फिर। यकीनन था, बहुत था, खूबसूरत था जी, अब भी खूबसूरत है। अब हालात और वाकयात ने ये सिखा दिया है कि अब दिल पे जरा कम जोर देना चाहिए और दिमाग पे ज्यादा जोर देना चाहिए। इसलिए आप कहते हैं ना, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे, तो ऐसा भी होना चाहिए। वैसे आप सही पूछें कंदील, तो कई दफा दिल करता है कि दिल से फैसले करें हमें भी। हाँ, दिमाग को छोड़ दें, बिल्कुल बिल्कुल उसको छुट्टी दे दें कि जी क्या दिमाग बीच में रास्ते में आ गया। सही है। अच्छा, ये बताइए कि आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त अहबाब जो हैं वो आपसे कितने खुश और मुतमईन हैं? देखें, ये सवाल जो है अगेन मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं शायद आपके देखने वाले कहें कि खुद मुंह से मियां मिठू बन रहा है,
तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा जो हल्का है दोस्तों का, रिश्तेदार तो बहुत सारे मेरे हैं और दोस्त भी मेरे काफ़ी हैं। मैं तो समझता हूँ कि मुझसे मुतमईन भी होंगे और कुछ ना कुछ जो है मुझसे गैर मुतमईन भी होंगे। उसकी वजह ये कि जब आप ऐसी एक दुनियादारी की पोजीशन में आ जाते हैं तो लोगों की तवक्कुआत भी बहुत सारी बढ़ जाती हैं आपको, और सबको खुश रखना भी बहुत मुश्किल काम है। तो यकीन मानिए बहुत मुश्किल है मेरे लिए। सारे लोग तो खुदा से भी खुश नहीं होते। बैलेंसिंग करना बहुत मुश्किल है। जिंदगी से कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं, कतन कोई शिकायत नहीं। मैं अल्लाह ताला का, खुदा की ज़ात का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है कि मुझे खुदा ने इस ज़िंदगी में जो मैंने चाहा, मुझे सब कुछ खुदा ने मुझे अता किया। और सबसे अता से मुराद ये इज़्ज़त और एक नाम, एक सबसे बढ़ के बात कि मुझे एक ऐसे ख़ानदान में पैदा किया। तो अल्लाह की कुदरत के फैसले से ना, जिसकी खुद यहाँ पे एक अपनी एक मकाम, एक इज़्ज़त थी वहाँ पे, तो इससे बढ़ के मैं खुदा से और क्या मांग सकता। एक लविंग फैमिली, एक इज्जत करने वाला दायरा। अच्छा, ये बताइए कि दिन में कितनी दफा आईना देखते हैं और आईना देखकर क्या ख्याल पैदा होता है? आपके जब प्रोग्राम होते हैं रिकॉर्डिंग, उसमें तो बहुत जरूरी आईने देखना कि उसमें कैसे, बट ज्यादा आईना देखने की मुझे आदत है ही नहीं, ज्यादा नहीं, बिकॉज आप लोगों की आंखों में देख लेते हैं। जो मैं हूं, मैं तो हूं। अब मैं आईना देख के मैं कोई अपने आप को चेंज तो नहीं कर सकूंगा मैं यहाँ पे, इसलिए। नाज़रीन, हमारी ये फैसल साहब से दिलचस्प बातों का सिलसिला भी जारी है। वापस आते हैं एक छोटे से शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। वापस आते हैं बातों के सिलसिले की तरफ। फैसल साहब, ये बताइए कि मौसीकी से कितनी दिलचस्पी है? बहुत ज्यादा। अच्छा। बेइंतहा। देखिए, मैं तो आपने जो पहले बात कही थी ना कि ज़िंदगी को मैं कैसे देखता हूँ, ज़िंदगी में अगर मौसीकी ना हो तो ज़िंदगी तो वीरान है। ये तो एक बहुत बड़ा इंसान की लाइफ में बुरहान है ये तो, अगर आप मौसीकी से अपने आप को कट ऑफ कर लें। बल्कि इंसान की तो जो नशो नुमा है उसमें तो मौसीकी का बहुत बड़ा अमल दखल है इसमें तो। अच्छा, तो कौन सा गुलकार पसंद है? अगेन आपने एक बहुत मुश्किल सवाल किया। बहुत सारे मुझे गुलकार, हाँ बता दें आप। बहुत सारे। देखिए, वहाँ पे पाकिस्तान में जो मेरे जो फेवरेट हैं, नेचुरली नंबर 1 तो मलका तरन्नुम है, उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। फिर मेहदी हसन साहब हैं। मेरे जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, बल्कि स्कूल के ज़माने की बात है, मेरे सबसे फेवरेट होते थे अहमद रुश्दी। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी आवाज़ उनकी ऐसे ज़बरदस्त उनकी आवाज़ थी। फिर देखें और भी आते रहे, फिर मुजीब आलम थे जी। अब मैं किस किस का नाम लूँ, सारे के सारे जो हैं वो हबीब अली मोहम्मद जो थे, उनका अपना एक, अच्छा, अहमद रुश्दी का अपना स्टाइल था। उन्होंने उस ज़माने में, आज आप देखिए पॉप म्यूज़िक, और नॉट दैट वो पॉप म्यूज़िक करते, बट उन्होंने 60s में और 70s में एक नया एक ट्रेंड शुरू किया मौसीकी का। और फिर बाहर में जो है अपना मुकेश मेरे बहुत फेवरेट हैं वहाँ पे जी। ही इज माय, ऑफ कोर्स। मोहम्मद रफ़ी के बारे में क्या? मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर तो खुद एक लेजेंड है। उनका देखो, उनका तो नाम ना भी लिया जाए, वो तो उनका तो मकाम जो है वो तो उनको कोई छू भी नहीं सकता। अच्छा, ये बताइए कि फिल्में देखते हैं आप? एक ज़माने में बहुत देखता था जी। किस तरह की फिल्में पसंद थी? जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उस ज़माने में, और पाकिस्तानी फिल्में टॉप की फिल्में बनती थी। हम दोस्तों का जिस तरह वो आप समझते हैं ना कि एक आर्टिकल ऑफ फेथ एक है कि जी एक कन्वेक्शन है। पहले जुमे को शो लगता था फिल्म, पहली पाकिस्तानी फिल्म को 3 से 6 का शो हमने हर कीमत देखने होता था। अच्छा। तो चाहे हमें उसके लिए लड़ाई करनी पड़े, बॉक्स ऑफिस टिकटें लेनी पड़े जाके, नहीं तो घर वालों से छुप के देखते थे। छुप के कौन देखने देता था फिल्म इस तरीके से, ठीक है ना, छुप के। तो पहला ये हमने अपने लिए ये एक बना रखा था, असूल कह लें, जो भी कह लें, कि पहला शो हमने जरूर देखना है और वापस आके फिर दोस्तों को बताना है हम वो शो देख के आए हैं। अच्छा। और कई दफा लड़ाइयाँ हुई थी वहाँ पे, ठीक है। अब पाकिस्तानी फिल्में जो थी उस जमाने में टॉप की फिल्में होती थी यहाँ पे। तो आपका पसंदीदा अदाकार और पसंदीदा अदाकारा कौन सी है? ये भी अगेन देखिए, हमारे मुल्क में बहुत सारे बेपनाह टैलेंट पे यहाँ पे उन्होंने प्रोड्यूस किया है।
अब मैं किन का नाम लेना शुरू कर दूं जी। मोहम्मद अली साहब का, ज़ेबा का, नदीम, इन सब का। बट इन सब में देखिए मेरे जो फेवरेट अदाकार जो थे ना, मतलब सब इनकी सब की, हम सब की फिल्में देखते थे। वहीद मुराद थे जी, जी जी, मेरे जो फेवरेट थे। अगेन उनका एक अपना एक तर्ज था, ठीक है ना, उनका तो एक स्टाइल था अपना उनका जिसे लोग कॉपी करते बिल्कुल वो तर्ज अभी तक किसी का उस तरह नहीं आ सका। और इसमें ख़वातीन में शबनम मेरी जो थी वो फेवरेट एक्ट्रेस थी वहाँ पे। इस वक्त आप अगर चाहें तो शबनम का कोई गाना हम आपको दिखा सकते हैं। मैं अब देखें बहुत सारे, अब किस किस फिल्म का मैं नाम लूँ यहाँ पे जी। मैं कम से कम 2 गाने तो हम आपको दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे फेवरेट गाने का पूछेंगे ना मुझसे, जो अभी भी मैं वो खुद साख्ता मेरे मुंह से अगर आप कहें कि वो निकल जाते हैं, चकोरी फिल्म का गाना है, अच्छा, कहाँ हो तुम, वो किस पे पिक्चराइज हुआ है? ये नदीम पे। अच्छा, नदीम पे हुआ था जो वो वो बड़े चकोरी रिलीज हुई थी आई थिंक अर्ली 70s में। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी। अच्छा वो जो बनी थी वो आई थिंक वो जो उनकी हीरोइन थी वो भी एक ही फिल्म में आई थी वहाँ पे वो। अच्छा, कौन थी हीरोइन? अब उनका नाम भी मुझे अभी सही पूछे मुझे याद नहीं, लेकिन शबाना या पता नहीं इस किस्म का नाम था उनका। अच्छा, चलिए ये गाना तो हमने उनका नोट कर लिया जी। कोई और अच्छा, दूसरा आप अगर मुझसे, गाने तो बहुत सारे हैं, मुझसे अगर आप मेरा फेवरेट पूछें, कोई गाना कह लें, गजल कह लें, तो मैडम नूर जहान ने जो गाई है मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब न मांग, ये फैज़ अहमद फैज़ साहब की जो गजल है, ये मतलब इसका सानी को नहीं है। नहीं, ये अगर आप इस वक्त रेडियो पे होते तो हम जरूर सुनवाते, लेकिन इस वक्त तो हम ये है ना कि आपको गाना दिखाना चाहते हैं, तो आपको फिल्म का और गाना हमें बताइए। इतने गाने अब मैं कोई बड़ा चॉइस, बड़ी मुश्किल चॉइस हो जाती है यहाँ पे। एक तो मैंने आपको चकोरी का वो तो हमने मैंने आपको बताया जी। फिर वहीद मुराद की फिल्म आई थी अरमान जी, बहुत खूबसूरत फिल्म थी। अरमान का कोई सा गाना जो है ना, ये हम आपका फौरन, क्योंकि उसके गाने जो हैं वो आज तक जो हैं, मैं तो समझता हूँ कि उनके साथ का गाने अभी और कोई नहीं बन सकता। बिल्कुल सही, आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है, बड़े बाज़ौक़ हैं आप। कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है ये बहारें, ये समा, वहाँ हम मिलेंगे तुमसे, हमें पुकारो जहाँ जहाँ। कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है। जिंदगी अपनी थी अब तक उड़ते बादल की तरह, जिंदगी अपनी थी अब तक उड़ते बादल की तरह। आहा, जिंदगी को अब नए एक मोड़ पर पाता हूँ मैं, झूमता जाता हूँ मैं, झूमता जाता हूँ मैं। ये बताइए कि शायरी से भी रग़बत है? बहुत कम, बहुत, सिर्फ गाने और गजलें सुनने तक। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि फैज़ साहब की हो जाए। अच्छा, फेवरेट शायर कौन है आपके? फैज़ अहमद फैज़, अच्छा, नासिर काज़मी जी, माशाल्लाह, अहमद फराज और मुस्तफ़ा ज़ैदी जी, ये मेरे फेवरेट जो है। कोई पसंदीदा शेर? मुस्तफ़ा ज़ैदी का शेर है जो क्योंकि वो उसके बड़े वो जूम आनी है, जो मेरी मौजूदा प्रोफेशन है वो भी, फिर आपने जो वो दिल की बात की उस हवाले से भी, इन्हीं पत्थरों पे चलकर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कहीं कहकशां नहीं है। तो ये वो बहुत सारे उनके इस तरह ये जो और उनकी अपनी एक शायरी का अपना एक था, एक खास ज़ौक़ था उनका, एक तरीका था उनका यहाँ पे। चलें अब शायरी और मौसीकी की दुनिया से थोड़ी देर के लिए बाहर आते हैं। ये बताइए कि जिंदगी में हार और जीत का क्या तनासुब रहा? हाँ, हार और जीत, अगर आप मुझे पूछें कि ज़ाती जो मेरी ज़िंदगी है
तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है, कोई ख्वाहिश भी नहीं है बाकी रही। तो कामयाबियों का एक बड़ा तवील एक सिलसिला है, ज़ाती ज़िंदगी में भी और मेरी सियासी ज़िंदगी में भी। इसमें अगर किसी वक्त कोई छोटा मोटा कोई ब्रेक आ भी गया है तो जो एक तवील जो अरसे में एक जो कामयाबियों का सिलसिला चलता रहा है ना, उसने उसको ओवर शेडो कर दिया जी। ठीक है। तो मैं कभी इससे और मैंने कभी ज़िंदगी में इससे मैंने कभी मायूस नहीं हुआ, या जो छोटे मोटे सेटबैक होते रहते हैं उससे कभी मायूस होना चाहिए नहीं है, क्योंकि अगर आप मायूसी के आलम में आ जाएं तो फिर आप आगे बढ़ सकते ही नहीं, किसी ना सियासत में, ना कारोबार में, ना अपनी ज़ाती ज़िंदगी में आप नहीं आगे जा सकते। बहरहाल आपकी बातों से ये पता चला कि कामयाबी का तनासुब ज्यादा रहा। अच्छा ये बताइए कि अपने चेहरे के फीचर्स में से ज्यादा क्या पसंद है? मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं है। नहीं, आप कसरे नफसी से काम ना लीजिए, हर इंसान अपने आपसे मोहब्बत कर रहा होता है। देखिए अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ कि नहीं देखिए, बाकी तो सब कहते ही रहते हैं, आज आप भी कहते हैं। मैं तो यही कहूंगा जी कि जो मेरे बाल हैं अभी तक मेरा साथ दे रहे हैं। नहीं, आपके बाल तो मुझे लगता है कि वहीद मुराद स्टाइल की तरह एक स्टाइल बन चुके हैं। अच्छा ये बताइए कि परफ्यूम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? परफ्यूम मेरे 3-4 फेवरेट्स हैं मेरे परफ्यूम जी। मेरा उसमें खास तौर पर सफारी मेरा एक है, फिर मेरा मेरा बुल्गारी का मेरा जो है वो फेवरेट है। जो भी देखें ना, सॉफ्ट परफ्यूम की जो ओवरऑल जो उसकी जो एसेंस है वो सॉफ्ट होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम मुझे पसंद नहीं है। ये तो है। ये बताइए कि आप लव मैरिज को पसंद करते हैं या अरेंज्ड मैरिज को? मैरिज वो होनी चाहिए जहाँ पे आपकी और आपकी जो साथी हैं, जो लाइफ पार्टनर है, वो जो अगली ज़िंदगी है ना, जो अब हमने आगे जो चलानी है, उसमें जो कमिटमेंट करते हैं दूसरे के साथ, वो कमिटमेंट ऐसी बाइंडिंग हो, ऐसी मजबूत हो कि आपको कल को अपने शोल्डर के पीछे देखना ना पड़े कि आपने जो फैसला किया आपने गलत फैसला किया था। आपकी शादी किस कैटेगरी में आती है? दोनों में आती है। अच्छा जी, मेरी जो वाइफ है, एक तुम्हारी वो फैमिली जो हमारी फैमिली से एक दूसरे को जानती थी। अच्छा। तो मैं उनको जानता भी था। अच्छा। और यकीनन पहले तो मेरी अपनी पसंद थी। अच्छा। ठीक है जी, कि करना, फिर यकीनन उसके बाद जो मेरे घर वाले, मेरे जो बुजुर्ग हैं, उनकी भी अपनी रजामंदी थी। क्योंकि लेकिन जो फैमिली होती है, मैं जो शादी होती है, ये सिर्फ एक लड़के और लड़की में नहीं होती, ये एक कमिटमेंट होती है, एक अरेंजमेंट होती है पूरी फैमिली के साथ। लेकिन फिर तो मैं इसे अरेंज्ड मैरिज ही कहूंगी। आप इसको अरेंज मैरिज कह सकती हैं आपको। बिल्कुल। क्योंकि देखा ना, जब लड़की घर में आती है तो उस खातून के घर वालों का, उसके अपने जो घर वाले हैं, और जो लड़का होता है उसके घर वालों के साथ एक नया रिश्ता कायम हो रहा है। बजाय आपने उस रिश्ते को मजबूत करना है, मजीद उस अरेंजमेंट को, अपनी फैमिली को एक्सपेंड करना है, तो उसमें दोनों का किरदार है, मियाँ का बीवी दोनों का किरदार है कि उसको कितनी मजबूती से। अच्छा ये बताइए कि घर में बेगम का होल्ड है या आपका? यकीनन बेगम का होल्ड है। घर में तो बेगम के हुक्म के बगैर तो कुछ भी नहीं चल सकता। अच्छा, बेगम से नाराजगी हो तो मनाने में पहल कौन करता है? बहुत कम दफा हुआ है कि नाराजगियां हुई हैं। अच्छा। हाँ, बहुत कम दफा हुआ है। और सच पूछिए तो मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि पहले किसने की। अच्छा। आज तक हो सकता मैंने की हो। हाँ जी। तो मनाता कौन? वैसे मैं समझता हूँ कि अपना हम दोनों में कोई ईगो के मसले नहीं है। अच्छा, मतलब दोनों ही एक दूसरे को मना लेते हैं जब भी जिसकी गलती होती है। मनाने के मसले वहां पे आते हैं जहाँ पे कोई ईगोस के मसले हों। जब आपने एक घर में रहना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर ईगोस के तो मसले नहीं होने चाहिए। अच्छा, औरत ज्यादा बड़े दिल की मालिक होती है या मर्द? डिपेंड करता है कि आप किन हालात में हैं। और वैसे मैं समझता हूँ कि ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है कि औरतें जो होती हैं वो ज़्यादा बड़े दिल की होती हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके घर में जमहूरियत है? बहुत ज़्यादा, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा ही। अच्छा। जितनी हमारे मुल्क में आपको अभी मिल रही ना, खासतौर मीडिया में आप देखते हैं जिस तरह हो रहा है, उससे तो बहुत ज़्यादा है। ताबड़तोड़ हमले होते हैं मेरे ऊपर, मेरे बच्चे करते हैं, फैमिली बाकी करते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, वो फ्री फॉर ऑल, कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हर चीज़, यानी अगर आप समझे ना कि मैं अपनी मनमानी कर सकता हूँ घर में,
या फैमिली के साथ, तो वो शायद मुनासिब बात ना हो। अच्छा, माशरे में मर्द और औरत की दोस्ती को किस नज़र से देखते हैं? ये हर माशरे पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारा जो मशरकी जो हमारे इक़दार हैं उसमें यकीनन इसको ज़्यादा पजीराई हासिल नहीं हुई और ना ही इसको ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली है। इसके बरक्स मगरबी माशरे में तो ये एक नॉर्म है, एक नहीं, लेकिन अब जैसे कि अब हमारे मुल्क में एक हमारे जो सदर हैं परवेज मुशर्रफ साहब, उन्होंने भी एक ट्रेंड दिया है रोशन ख्याली का, एक बड़ा ही पॉजिटिव किस्म का। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें गुंजाइश है मर्द और औरत की दोस्ती की? बहुत ज़्यादा इसमें है जी। और मैं आपको यहाँ पे ये बात करना चाहूँगा कि अगर एक खातून और एक मर्द जब इकट्ठे होते हैं तो उसको आपको एक मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए। बिल्कुल। हमारे यहाँ क्योंकि देखें हमारे जो बहुत सारे इक़दार जो वैल्यूज़ हैं उनमें कुछ जो हैं वो बड़े एक फरसुदा एक एक हमारा जो निज़ाम पुराना चला आ रहा है, तंग नजरी है उसमें जी, उसके बलबूते पे भी बेस्ड हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये एक अब दो कलीग हैं, एक ऑफिस में बैठे हुए हैं, वो खाना खाने चले गए हैं या इकट्ठे उन्होंने बात कर ली, तो एक नॉर्मल हेल्दी पेशेवराना ये एक उनकी आपस में कम्युनिकेशन है जी, और इसको जरूर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और इसलिए होना चाहिए कि हमारे माशरे में दोनों की हैसियत बराबर की है, बिल्कुल, मर्द की भी और औरत की भी, और इसलिए दोनों को और दोनों का जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एतमाद जो है वो इससे बढ़ता है इसमें। तो हमें तो उसको यकीनन इसको इंकरेज करना चाहिए। अच्छा, और जिस तरह मैं सॉरी आपकी बात मैं काट रहा हूँ कि हमें एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए जी, हमें उसको एक पॉजिटिव एक मुस्बत अंदाज में इस ताल्लुक को देखना चाहिए और फिर इसको इंकरेज करने के लिए ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए अपने माशरे में कि इसको हम आगे जो है इसको डेवलप कर सकें ऐसे कल्चर को। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या हैं? किताबें पढ़ना, और मेरी कोशिश ये भी होती है कि मैं अगर रोज़ नहीं तो हर दूसरे दिन मैं कुछ वॉक कर सकूं या ट्रेडमिल में अपना मैं एक्सरसाइज कर सकूं। ये भी एक हॉबी है कि उसमें आप अनवाइंड करते हैं अपने आप को। किताब पढ़ने में भी आप अपने आप को अनवाइंड करते हैं। लाइफ में इतनी टेंशन होती हैं कि उससे बिल्कुल कट ऑफ होके आप किताब पढ़ना शुरू कर दें और फिर इससे बढ़कर जो मैंने पहले बात की, मौसीकी सुनना, गाने सुनना, ये देखें इससे ज़्यादा रिलैक्सेशन और आपको जो नफ्सियाती जो सुकून है, आपको अच्छी आप म्यूज़िक गज़लें सुन रहे हों, अच्छी मौसीकी सुन रहे हों, आपको और नहीं मिल सकता। और फिर एक अच्छी कंपनी में आप बैठे हों दोस्तों के साथ।